नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान की यात्रा पर हैं और ईरान और भारत के बीच में आज 12 समझौते हुए हैं। कहा जा रहा है कि दौरा ऐतिहासिक है और भारत और ईरान एक बार फिर से नजदीक आते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरे के मायने क्या हैं और साथ ही साथ जो समझौते हुए हैं वो किस दिशा में और कितना आगे ले जाएंगे, बात आज इसी मुद्दे पर होगी। लेकिन बातचीत शुरू करें उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आज जो समझौते हुए हैं वो असल में क्या कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के बीच हुई मुलाकात में गर्मजोशी देखने को मिली। दोनों नेताओं के बीच लंबी चर्चा के बाद चाबहार बंदरगाह समेत 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। जिन दूसरे समझौतों पर हस्ताक्षर हुए उनमें व्यापार, वाणिज्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रेलवे, सांस्कृतिक, ऊर्जा साझेदारी से जुड़े समझौते शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने इन समझौतों को दोनों देशों के बीच एक नए युग की शुरुआत बताया। The outcomes and agreements signed today open a new chapter in our strategic partnership. Expanded trade ties, deeper connectivity, including railways, partnerships in oil and gas sector, fertilizers, education, and culture sphere are driving our overall economic engagements. राष्ट्रपति हसन रूहानी ने दोनों देशों के संबंधों को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देश एक दूसरे के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। आतंकवाद, कट्टरपंथ, मादक पदार्थों की तस्करी और साइबर अपराध के खतरे से निपटने के लिए दोनों देश नियमित विचार विमर्श पर सहमत हुए। با توجه به شرایط انرژی در ایران، معادن بسیار غنی در هندوستان و وجود بندرهای راهبردی مثل چابهار 2003 में चाबहार बंदरगाह बनाने को लेकर समझौता हुआ था, लेकिन ईरान पर लगे प्रतिबंधों की वजह से ये आगे नहीं बढ़ सका। भारतीय संयुक्त उद्यम कंपनियां बंदरगाह में $8.52 करोड़ से ज्यादा का निवेश करेंगी। एक्सिम बैंक $15 करोड़ का कर्ज मुहैया कराएगा। ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित चाबहार बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक तौर पर उपयोगी है। कुर्बान अली, राज्यसभा टीवी, तेहरान। जो समझौते हुए हैं और भारत और ईरान के बीच जो रिश्ते हैं इस दौरे के बाद किस तरफ जाएंगे, कितना आगे बढ़ेंगे, इस पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनका मैं परिचय करा दूं। मेरे साथ अजय दुआ साहब हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से। अजय साहब, स्वागत है आपका। मेरे साथ मौजूद हैं एसडी मुनी साहब जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। एसडी मुनी साहब, आपका भी स्वागत है। अमित बरुआ हमारे साथ हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं द हिंदू से। अमित, आपका भी स्वागत है। और तेहरान से हमारे साथ मेरे सहयोगी कुर्बान अली जुड़ रहे हैं। कुर्बान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुर्बान साहब, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा क्योंकि आप वहाँ पर लगातार फॉलो कर रहे हैं। आज दिन भर आपने जो अलग अलग बैठकें हुई, समझौते हुए, असल में भारत और ईरान, कहा यह जा रहा है कि पिछले एक दशक में जो पहले अच्छे दोस्त हुआ करते थे उनके बीच में एक बड़ी दूरी आ गई और ये दौरा उस दूरी को न सिर्फ पाटता हुआ दिख रहा है बल्कि तेज़ी के साथ और करीब लाने की कवायद। आपकी नज़र में कितना सही या कितना गलत? आपने कहा काफ़ी हद तक, और एक तरीके से मैं कहूँगा कि एक जो गलती हिंदुस्तान से हुई थी उसको सुधारने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है, क्योंकि इस पिछले 15 वर्षों में ये पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री बायलैटरल विज़िट के लिए ईरान गया है, तेहरान आया है। मनमोहन सिंह जी ज़रूर आए थे नॉन अलाइंड समिट के लिए, लेकिन वाजपेयी जी के बाद नरेंद्र मोदी आए हैं। और इस बीच में जो भारत का रुख रहा उसे आप कह सकते हैं कि उस पर अमेरिका का साया रहा, क्योंकि ईरान के ख़िलाफ़ प्रतिबंध थे और हमने भी कई बार, यानी भारत ने भी ईरान के ख़िलाफ़ वोट किया, तो उसको लेकर के ईरान में नाराज़गी थी। और इतना ही नहीं, जो तेल हम आयात करते थे ईरान के साथ में, जो कि नंबर 2 था ईरान हमें तेल देने वाला देश, उसको भी हमने किसी दबाव में आकर के, लोग कहते हैं अमेरिकी दबाव में आकर के, उसको आधा कर दिया था।
और उनका जो पेमेंट था वो नहीं हो पाया था। तो अब ये जो चाबहार का समझौता हुआ है, हालांकि आज 12 और समझौते 10 और समझौते हुए हैं और एक चाबहार है, लेकिन ज़्यादातर जो और समझौते हैं वो MOUs है और सही मायने में जिसे आप समझौता कह सकते हैं वो चाबहार का है, जिससे दोनों देशों के बीच में एक आर्थिक रिश्ते नए सिरे से खुले हैं और उसमें अफ़गानिस्तान भी शामिल हुआ है। तो उससे न सिर्फ ये कि भारत की ऊर्जा ज़रूरतें पूरी होंगी, वो उसके हित में है, बल्कि वो एक तरह से ईरान को भी मदद करेगा, अफ़गानिस्तान को भी मदद करेगा। और पाकिस्तान जो एक ज़माने में मजबूरी रहता था कि गैस पाइपलाइन आने की बात थी तो पाकिस्तान की वजह से उसमें रुकावट आ गई थी, अभी तुर्कमेनिस्तान से बात चल रही है, उसके में भी शायद दिक्कत है कुछ, तो अब ये एक रास्ता मिल गया है और ये बहुत ही जिसको कहते हैं रणनीतिक तौर पे स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, क्योंकि ग्वादर का जो एयरपोर्ट है जहां चीन का कब्जा है एक तरह से और पाकिस्तान का वो ग्वादर बंदरगाह है और उससे और चाबहार की दूरी बहुत कम है। तो भारत और ईरान के जो संबंध नए सिरे से लिखने की एक कवायद शुरू हुई है, उसे यहाँ काफ़ी गर्मजोशी के साथ देखा जा रहा है तेहरान में। और मैं समझता हूँ कि अब आने वाले दिनों में चूंकि प्रधानमंत्री ने अब राष्ट्रपति रूहानी को दावत दी है भारत आने की, तो उनके जब ये बायलैटरल विजिट होंगे तो दोनों देशों के जो रिश्ते हैं जो शिथिल पड़ गए थे पिछले 1 दशक से, उनमें गर्मजोशी आएगी। चलिए कुरबान साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। अमित बरुआ साहब, आपकी नज़र में अगर इस दौरे को देखें और जो एक अहम समझौता है बंदरगाह को लेकर, वहाँ पर निवेश को लेकर, क्या आपको लगता है कि भारत ने देरी के साथ, कुछ लोग कह रहे हैं कि एक सही कदम उठाया है, एक लंबा गैप ज़रूर रहा है, लेकिन हम शायद अब इस समझौते के बाद उसमें तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए उस दिशा में मैं कहूँ नज़र आएंगे? जी बिल्कुल, इसमें काफी देर हुई है, काफी विलंब हुआ है, काफी वक्त लगा है इस मुआहदे की तरफ बढ़ने में, लेकिन ये बहुत अच्छा एक एग्रीमेंट है और अगर रीजनल कोऑपरेशन को ये फिलिप देता है और अगर स्टेबिलिटी को ये बढ़ावा देता है तो मुझे लगता है अच्छी बात है। खास करके अफगानिस्तान के लिए एक ऑल्टरनेटिव रूट निकल के आता है। लेकिन सारी जो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डेविल इज इन द डिटेल, भारत ने कई जगहों पे अच्छे मुआहदे किए हैं, चाहे वो बर्मा में हो या अन्य देशों में हो, लेकिन इसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है, कितनी संजीदगी से इंप्लीमेंट किया जाता है, मुझे लगता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए ये एक बहुत बड़ा अहम टेस्ट रहेगा। तो मुआहदों के आगे, एग्रीमेंट्स के आगे जो डिटेल्स हैं उसमें घुस करके इसको इंप्लीमेंट करना, मुझे लगता है कि भारत की कूटनीति के लिए ये अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जो लोग समझते हैं कि इससे ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा, इसको स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को बढ़ावा मिलेगा, उनको भी इस पे नजर रखनी चाहिए अपनी कि किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस चलता है। क्योंकि जैसे कि आपके पहले वक्ता कह रहे थे कि कई चीजों में भारत और ईरान काफी नजदीक आके फिर बिछड़ गए, तो ये सब राजनीति का दबाव भी है। नरेंद्र मोदी जी की जो यात्रा है वो अमेरिका के साथ और बाकी पाश्चात्य देशों के साथ जो रिश्ते अच्छे हुए हैं न्यूक्लियर एग्रीमेंट के बाद, तो मुझे लगता है एक अच्छा मौका है और इस पे कैपिटलाइज करने की जरूरत है। एसडी मुनी साहब, आपकी नज़र में ये दौरा और ये समझौता सामरिक लिहाज से अगर मैं समझना चाहूँ, आप कैसे देखते हैं? और ये कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बहुत ही अहम है और एक टर्निंग पॉइंट होगा। ये बात सही है, ये भी बात सही है कि इसको फाइनल कराने में देर हो गई हम लोगों को। सामरिक दृष्टिकोण से 2 मायने में बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो ये कि जो ग्वादर का दबदबा है जिसकी वजह से हम लोग परेशान हो रहे थे, उसको बाईपास कर पाएंगे। और दूसरा ये कि ये सिर्फ अफ़गानिस्तान ही नहीं, सेंट्रल एशिया तक जाने के लिए हमको मदद करेगा जब बन जाएगा तब। इसमें मैं अमित की बात को जोड़ूं कि देखिए, हमारी विदेश नीति की सबसे बड़ी समस्या डिलीवरी डेफिसिट रहा है। हम लोग वादे करते हैं, उनको पूरा करना चाहते हैं, लेकिन वक्त से नहीं होते पूरे। और इस मामले में पाकिस्तान और चीन दोनों ये चाहेंगे कि हमारे द्वारा किए गए वादे कहीं न कहीं ढुलमुल हो जाए। तो इसलिए बड़ी चुनौती ये है कि पाकिस्तान और चीन के द्वारा जो प्रतिस्पर्धा वो बनाने की कोशिश करेंगे, उसको टालते हुए हमें इस एग्रीमेंट को पूरा करना है। और पूरा करने के बाद इसके 2 फायदे उठाने हैं। एक, जो पाकिस्तान का दबदबा था ग्वादर को लेकर, हमको रोक रखा था पाकिस्तान ने सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान जाने के लिए, उसका रास्ता खुलेगा और अफगानिस्तान से आगे सेंट्रल एशिया तक जाएंगे। एक और बात बता दूं मैं आपको, ये ट्रांजिट एग्रीमेंट भी जो इसके साथ हुआ है,
उसमें अगर अफ़गानिस्तान, भारत और ईरान एक साथ आते हैं तो जो रेडिकलाइजेशन है इस सारे एरिया में और जिस ढंग से टेररिज्म बढ़ रहा है उसको रोकने में भी शायद मदद मिले। एक बड़ा कदम हो सकता है। हमारे साथ सलमान हैदर साहब भी जुड़ चुके हैं, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी। सलमान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सलमान साहब, जो आज मोदी साहब की यात्रा हुई ईरान में और जो समझौते हुए, और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से जो एक अहम, एक बड़ा समझौता हुआ है चाबहार को लेकर, आपकी नज़र में स्ट्रेटजिकली, जैसे कि एसडी मुनी साहब ने कहा कि बहुत क्रूशियल है, न सिर्फ रिश्तों के लिहाज से, बल्कि हम अगर दूसरे जो हमारे पड़ोसी देश हैं जिस तरीके से वो आगे बढ़े, तो सेंट्रल एशिया में जो जाने की कवायद एक आगे दिखती थी, उस दिशा में शायद ये मील का पत्थर साबित हो सकता है। ये आपने सही कहा कि इस समझौते का असर सिर्फ हम पर नहीं होगा और ईरान पर, पूरे रीजन में इसका असर होगा। और आपने अफ़गानिस्तान का जिक्र किया था, रास्ता अफ़गानिस्तान का खुल गया है और वहाँ अफ़गानिस्तान के ज़रिए हम सेंट्रल एशिया तक आसानी से पहुँच जाएंगे, जो अब तक मुमकिन नहीं था। और तो ये एक नया दौर शुरू हुआ है प्रधानमंत्री की यात्रा की वजह से। जी दुआ साहब, निवेश के लिहाज से भी कहा जा रहा है कि बहुत एक बड़ा एक मौका है, न सिर्फ भारतीय कंपनियों के लिए बल्कि ईरान की ओर से भी यहाँ पर कुछ जो संभावनाएं बढ़ती हैं, उस नज़रिए से अगर देखें तो ये किस तरीके से है? शुरुआत में तो भारतीय कंपनियों के लिए ये एक मौका है। ईरान तो अभी अपनी सैंक्शंस के बाद थोड़ा सा उनको समय लगेगा। मेरे हिसाब से अगर ये जैसे कहा गया है कि चाबहार पोर्ट का विकास एकदम इम्प्लीमेंट हम कर पाएँ जल्दी से जल्दी, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो वहाँ एनविसाज है, और बहुत बड़ी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का आइडिया है कि 2 टर्मिनल होंगे, 5 वहाँ पे जोन्स बनेंगी, और उसमें भारतीय कई कंपनियाँ रुचि दिखा पाई हैं। आज जो MOU भी हुए हैं उसमें नैल्को कंपनी है, एल्यूमिनियम, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, उसमें एक्सिम बैंक, ECGC तो है ही। हमारे टाटास वाले भी वहाँ पे खोदरा कंपनी के साथ, जो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की एक बहुत बड़ी कंपनी है गाड़ियों का, उनके साथ मिलके वो एक वहाँ पे प्लांट लगाना चाहते हैं, जहाँ से नॉकडाउन कंडीशन में प्लांट्स गए और वहाँ असेंबल किया जाए। पर ये इससे बड़ा 2 और चीज़ें जिसके ऊपर बातचीत चल रही है, और मुझे लगता है कि वो जल्दी उसके ऊपर यशस्वी हो पाएंगे। एक है पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बड़ा सा बनाने का। दूसरा, एक मतलब हिंदुस्तान ने ऑफर किया है कि हम वहाँ जाके पेट्रोकेमिकल, और दूसरा है एक फर्टिलाइज़र प्लांट, यूरिया प्लांट बनाने का। उसके दोनों में भारतीय पब्लिक सेक्टर कंपनीज बीच में आ रही हैं, और मेरा तो यही इच्छा, यही मेरी ये है कि होप कि ये जल्दी से जल्दी हम कर पाएँ, कारण कुछ और देश भी इसमें पढ़ना चाहते हैं। उसमें जापान एक देश है, और दूसरा हो सकता है कि कोरिया भी इसके अंदर। यानी आप करें कि की पॉइंट है कि कितनी तेज़ी के साथ हम आगे बढ़ें और उसको कंप्लीट कर सकें। जी कुर्बान साहब, कहा ही जा रहा है कि जब आर्थिक मसले या आर्थिक तौर पर दोस्ती मजबूत होती है, तभी वो सामरिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर भी मजबूत होती है। वहाँ पर अगर इन दोनों फैक्टर्स को देखें तो किस तरीके की गर्मजोशी या फिर किस तरीके की सुगबुगाहट आपको नजर आई? आज की बात नहीं है, हमारे भारत और ईरान के जो रिश्ते हैं वो आज के सलमान नहीं, साहब, वो सदियों मैं पुराने हैं। आपके पास आ रहा हूँ। इसीलिए जी कुर्बान साहब, कंटिन्यू करें आप। जी हाँ, और इसलिए इसमें जी और सदियों से हमारी ताल्लुकात ये की जगह रही है। और अब जो हमारे प्रधानमंत्री गए हैं उससे हमें एक ख़ास कामयाबी हासिल हुई है, इसमें चाबहार के मामले में, ट्रांजिट के मामले में। लेकिन इसकी ये पूरी, यानी इसके अलावा भारत और ईरान के संबंध जो हैं उनके बहुत और पहलू हैं। आप पता नहीं, आपको याद होगा कि एक ज़माने में हम इस फिक्र में थे कि हम आयरन और बेचे ईरान को, वो अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन में
हमारी मदद, हमारे रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करें। फिर और क्या, फिर और ईरान और हिंद एक ट्रांसपोर्ट कंपनी, शिपिंग कंपनी की भी बात हो रही थी, और तरह तरह के इनिशिएटिव्स, तरह तरह के ख्यालात एक ज़माने में काफ़ी फैले हुए थे। अब ये सब ये गाड़ी रुक गई थी बीच में, इसलिए कि ईरान और सबसे बड़ा कारण ये था कि ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत बिगड़ गए थे। जी, यानी हैदर साहब ये कहें कि अब जिस तरीके से भारत ने एक पहल की है और वहाँ पर आगे बढ़कर कदम बढ़ाएं, उसका असर जल्द दिखेगा, और जो एक अमेरिका फैक्टर हुआ करता था शायद वो भी अब उतना कारगर या फिर उतना ज़्यादा प्रेशर जो था वो नहीं है। कुरबान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं चाहूँगा आप वहाँ से कंटिन्यू करें, और साथ ही साथ किस तरीके से वहाँ की आम जनता जो है या फिर आम लोग जो हैं वो रिश्तों को लेकर आशान्वित देखते हैं, या फिर किस तरीके की उम्मीदें भारत को लेकर देखती हैं वहाँ पर? देखिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सदियों पुराने रिश्ते हैं, और आप अगर ज़बान, संस्कृति, भाषा, इन सब को देखें मिला करके, तो ईरान और भारत एक दूसरे के बहुत नज़दीक खड़े हुए दिखाई देते हैं। और इसके अलावा यहाँ भारतीय फिल्में बहुत पॉपुलर हैं। मैं जब तेहरान एयरपोर्ट पे उतरा और टैक्सी वाले के साथ आ रहा था, तो वो मुझे हिंदुस्तानी फिल्मों के गाने सुना रहा था। तो इससे आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के साथ कितना लगाव है या उसकी दिलचस्पी है आम लोगों की। अब अगर व्यापारिक हितों के साथ में जोड़ दिया जाता है और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ा दिया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि भारत और ईरान दुनिया के एक दो बड़े देश ऐसे उभर करके सामने आएंगे जिनका बाजार तो बड़ा है ही, साथ ही साथ वो एक नई कूटनीतिक और रणनीतिक साझेदारी कर सकते हैं आने वाले दिनों में। और काफ़ी गर्मजोशी यहाँ देखने को मिल रही है। अभी जो सिलसिला शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री ने आज एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था, और अपने हर भाषण में उन्होंने गालिब के फ़ारसी के शेर पढ़े, उन्होंने हाफिज़ के फ़ारसी के शेर पढ़े, और उसे बड़ा सराहा गया। तो अगर ये सिलसिला बनता है और दोनों देशों के इंटेलेक्चुअल्स, अध्यापक, प्रोफेसर, छात्र ये आते जाते हैं, इनका आदान प्रदान होता है और ये मेलजोल बढ़ता है, तो मैं समझता हूँ कि इससे इस पूरे क्षेत्र में एक नया माहौल देखने को मिलेगा, और उसकी बुनियाद फ़िलहाल रख दी गई है। एसडी मुनीस साहब, जो कुर्बान कह रहे थे बहुत अहम है कि एक नई तरह की बुनियाद रख दी गई है, लेकिन आपकी नज़र में इस दोस्ती का असर कहाँ पर किस तरीके का देख सकता है आने वाले कुछ वर्षों में? देखिए, इस दोस्ती का असर सब तरफ पड़ेगा। एक तो आर्थिक दृष्टिकोण से पड़ेगा, क्योंकि व्यापार, निवेश बढ़ने के मौके आएंगे, भारत का व्यापार बढ़ेगा, अफ़गानिस्तान से जो हम सामान नहीं भेज सकते थे और अफ़गानिस्तान से आगे सेंट्रल एशिया में। उसके अलावा देखिए, जो वो सारा क्षेत्र है उसका शक्ति संतुलन बहुत बेढब है अभी, और ख़ास तौर से जो प्रतिस्पर्धा है सऊदी अरेबिया में और ईरान में। और भारत एक ऐसा मुल्क है जिसको ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों दोस्ती की निगाह से देखते हैं, तो भारत हो सकता है कि इसके माध्यम से उस क्षेत्र को स्थायी करने की तरफ भी अपना सहयोग दे सके। अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाए थे जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं पैदा हुई थी, ऐसा सोचना चाहिए कि आने वाले वक्त में जो थोड़े बहुत प्रतिबंध अभी भी बाकी रह गए हैं, खत्म होंगे, उनको ख़त्म हो जाएगा। और अमेरिका में ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी कि जो भी देश ईरान के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है वो हमारे साथ ठीक नहीं है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ा कारण थी इस सारे क्षेत्र को बांटने के लिए। तीसरी बात, देखिए, टेररिज्म का वहाँ बहुत बड़ा दबदबा है, और हम लोग कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होते हैं। हमारे लोग वहाँ जाके लड़ाई में शरीक हो रहे हैं, वो लोग हमको ख़तरे की चुनौतियाँ देते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। और अगर ईरान के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म को लड़ने में एक जुट हो सके ये सब के सब मुल्क, तो ऐसे देश जो टेररिज्म को पनाह देते हैं वो आइसोलेट होंगे, और इस चुनौती पर भी काबू पाने में मदद मिलेगी। अमित बरोड़ा साहब, जो एसडी मुनीस साहब ने कहा बहुत अहम है कि न सिर्फ आर्थिक तौर पर बल्कि जो जिस तरीके का एक जो भ्रम था कि अगर अमेरिका का कोई दुश्मन है और उसके साथ दोस्ती क्या वाकई मुमकिन है और किस हद तक, वो भ्रम भी टूटता दिखेगा इस नई दोस्ती के साथ।
जी बिल्कुल। भारत आज एक ऐसी आर्थिक स्थिति में है कि वो अपने जो सामरिक निर्णय है वो खुद ले सकता है, अपने हित में लेना चाहिए। और भारत और ईरान के साथ अगर ये स्पेस, डिप्लोमेटिक स्पेस खुली है, अमेरिका के साथ अगर ईरान के रिश्ते बेहतर हुए हैं, तो इसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और आज ऐसी स्थिति में भारत है कि वो अपने निर्णय और अपनी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस खुद लेना चाहिए और जो उसके हित में है उसको करना चाहिए। आप चीन जैसे मुल्क को देखिए, वो किसी से पूछता नहीं है कि अगर पाकिस्तान के साथ उसको दोस्ती करनी है या ग्वादर पोर्ट को डेवलप करना है, वो तो अमेरिका से नहीं पूछ रहा है कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मेरा ये मानना है कि एक विंडो खुली है ईरान के साथ और उस विंडो का पूरी तरह से भारत को प्रयोग करना चाहिए। और इस तरह के रिश्ते, चाहे वो एनर्जी के फील्ड में हो, चाहे वो सिक्योरिटी के फील्ड में हो, और जैसे मुनी साहब कह रहे थे काउंटर रेडिकलाइजेशन की फील्ड में हो, इस तरह के रिश्ते बनाने चाहिए कि ये टूट नहीं पाए। और वेस्टेड इंटरेस्ट दोनों मुल्कों में डेवलप करना चाहिए। टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है भारत और ईरान के बीच में, और ये सब जो तमाम लिंकेजेस हैं इन पर हमको फोकस करना चाहिए। लेकिन जो मोटी बात ये हो जाती है कि हम लोग मुल्कों के रिश्ते तभी देखते हैं जब कोई बड़ा विजिट होता है या कोई वीआईपी आ रहा होता है या जा रहा होता है। वैसे स्टॉक टेकिंग की जो बड़े मुल्क हैं जिसमें हमारे हित हैं, वो स्टॉक टेकिंग काफी कम रहती है। और कहीं ना कहीं जो डेफिसिट जिसका मुनी साहब जिक्र कर रहे थे, वो डेफिसिट से भारत की कूटनीति जरूर सफर करती है। तो मैं ये मानता हूं कि ये अगर ये एक नई शुरुआत है चाबहार से, तो मुझे लगता है कि इस पे फोकस रहना पड़ेगा अफगानिस्तान को, भारत को और ईरान को, ताकि इसकी गाड़ी वो आगे सही मानों में बढ़ा पाए। जी दुआ साहब, वक्त की कमी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आर्थिक लिहाज से कुछ और ऐसे फील्ड हैं, अगर एनर्जी की बात करूं, ऑयल की बात करूं, जहां पर जी देखिए, एक बहुत बड़ा वहाँ पे फरजान नाम का फरजान बी ऑयल फील्ड है। ओएनजीसी ने 2008 में उसको वहाँ पे तेल, गैस है, तेल है, वो डिस्कवरी की थी। पर जो भी कारण बताए गए हैं 2008 से अभी तक हम उसके अंदर कोई ज़्यादा प्रगति नहीं कर पाए। और $100 मिलियन के करीब ओएनजीसी खर्चा कर चुका है। अब ओएनजीसी बहुत तैयार है, भारत सरकार तैयार है कि ये फरजान जो फील्ड भारत वहाँ ओएनजीसी इन्वेस्ट करेगा और उनको दे दिया जाए। और मेरा कहना है अगर देरी किया तो वैसा ही कोई झगड़ा हो जाएगा जैसे आज हिंदुस्तान में ओएनजीसी और रिलायंस के बीच में चल रहा है। कारण सऊदी अरेबिया ने बिल्कुल उसके बाजू में टेरिटोरियल वाटर्स में अपना फील्ड शुरू कर दिया है, यहाँ की गैस उधर चली जाएगी। बस गैस के अलावा रेलवेज का वहाँ पे बहुत स्कोप है। आज एक MOU भी साइन किया गया है चबार पोर्ट से, जो हमने सड़क एक बनाई है पहले अफगानिस्तान में, जरांगी दिलाराम सड़क, उसको लिंक करने के लिए 900 किलोमीटर का रेल का प्रस्ताव भारत सरकार ने दिया है। और भारत के मंत्री अरब पहले 3-4 मंत्री वहाँ हो आए हैं। अगर ये रेल लिंक भी बन जाता है तो चबार पोर्ट का प्रयोग जो कहा जा रहा है, सड़कों का जो पहले भारत ने सड़क बना के दी है उसके साथ हो जाएगा। और सेंट्रल एशिया, कॉकस, यूरोप, जहाँ तक हम कह रहे हैं वहाँ तक पहुँचने का हो जाएगा। हमारा वो 50% कुछ अनुमान है कि जो आज ट्रांसपोर्ट खर्चा होता है, जो कम हो जाएगा, ट्रेडिशनल रूट से जाए, यहाँ आधा रह जाता है अगर हम इधर से जा पाए। वक्त की कमी है। सलमान हैदर साहब, बहुत ही संक्षेप में एक आखिरी रिएक्शन आपका। जो सबकी चिंताएं हैं वो यही है कि हम जो समझौते कर रहे हैं या फिर जो कुछ दिख रहा है उसको इम्प्लीमेंट और फाइनल स्टेज तक ले जाने में हम थोड़े ढीले रहे हैं। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी साहब के बाद और जिस तरीके से अब तेज़ी आई है वो कायम दिख सकती है और तभी शायद हम वो तमाम जो गोल हैं वो अचीव कर पाएँ? प्रधानमंत्री के यात्रा से ये जाहिर होता है कि बहुत कुछ हो सकता है हमारे और ईरान के बीच में। अब करने पर ये तो हमेशा होता है, जो वो रास्ता दिखाते हैं पूरे देश को अच्छी तरह समझना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ ये तेल की बात जो है अभी उसका जिक्र हो रहा था, ये एक बेसिस है, एक बुनियाद है जिससे हमारी पार्टनरशिप ईरान से बहुत बढ़ सकती है, बहुत तगड़ी हो सकती है। और वो तो काफ़ी अरसे से इसी कोशिश में है कि वो अपने नेचुरल गैस हमें बेचे और एक पाइपलाइन लगाना चाहते हैं कि वो ईरान से पाकिस्तान होते हुए हमारे यहाँ पहुँचे। अब ये इस हद तक अभी हम नहीं पहुँच पाए हैं,
लेकिन ये भी एक आइडिया है और यह हमें याद रखना चाहिए कि ईरान ने काफ़ी जोश इसमें से इस आइडिया को आगे बढ़ाने की। जी हैदर साहब, वक्त की कमी है, वक्त खत्म हो रहा है, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और कुर्बान साहब बहुत शुक्रिया तेहरान से ताज़ा अपडेट और लगातार चर्चा में जुड़े रहने के लिए। तो साफ है कि इस यात्रा को सभी लोग ऐतिहासिक बता रहे हैं और एक नई दोस्ती और नई दिशा की बात हो रही है, लेकिन जो आशंकाएं वो यही है कि क्या हम उससे सही वक्त पर अमल में ला पाएंगे, यानी कि टाइम बाउंड जो एक प्रोजेक्ट होता है उसको कंप्लीट कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो देश देशांतर में आज बस इतना ही। नमस्कार।